Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 5th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 5 मार्च 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। ये हमारा सबसे पहला आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमने आज का थंबनेल भी बनाया हुआ है। बात करी गई है साल 2020 की, जब कोरोना काल चल रहा था, पूरी तरह से कोरोना पूरे दुनिया के ऊपर हावी था, लॉकडाउन लग चुका था, कंट्रीज़ की जीडीपी सबकी डाउन पहुंच चुकी थी। तो उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं और सारे रिचर सेक्शन के पीपल थे, और आप कह सकते हो जो अमीर आदमी था वो और ज़्यादा अमीर बन चुका है साल 2020 में। तो उसकी एक लिस्ट लाई गई है जिसका नाम है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो बात करी गई है पूरे दुनिया से अगर हम देखें तो 607 नए बिलियनर्स ऐड हो चुके हैं इस लिस्ट के अंदर। और बात करें सिर्फ भारत की तो भारत से 55 नए बिलियनर ऐड हुए हैं। और इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर सप्ताह एक या एक से ज़्यादा बिलियनर ऐड होता रहा है इस लिस्ट के अंदर। कब? साल 2020 में, जब ये टाइम चल रहा था कोविड-19 पैंडेमिक का। और यहाँ पे ये जो लिस्ट है ये है 10th एडिशन ऑफ हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। नाउ आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ये लिस्ट है। लिस्ट के अंदर सबसे बड़ी बात इंडिया के तौर पे देखें, जो इंडिया में रैंक है टॉप नंबर 1 पर वो है मुकेश अंबानी की, फिर उसके बाद गौतम अडानी और उसके बाद सो ऑन। यहाँ पे आप लोग और लोगों का नाम पढ़ सकते हो। ओके, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो बेसिकली हम टॉप 2 की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर क्या हालत है। तो जो टेस्ला के इलॉन मस्क हैं, आप लोगों को मालूम होगा टेस्ला जो कार कंपनी है, इसके मालिक इलॉन मस्क, इनकी इनकम हुआ करती थी $151 बिलियन, लेकिन इनकी इनकम भी उस साल इंक्रीज़ हुई है और इनकी इनकम इंक्रीज होकर बन गई $197 बिलियन। तो आप समझ सकते हो इन्होंने भी काफ़ी हद तक अपनी इनकम के अंदर गेन देखा है और इसी के साथ ये बन गए हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी। फिर उसके बाद आते हैं अमेज़ॉन के जेफ बेजोस और इनकी इनकम है $189 बिलियन। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया की। तो भारत में जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, ये एक रिचेस्ट मैन कहलाते हैं भारत के। इनकी नेटवर्थ है $83 बिलियन और आते हैं ये 8वें नंबर पर पूरे दुनिया में अगर हम काउंट करें तो। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो भारत की क्या कंडीशन है, टोटल 177 बिलियनियर्स जो है इस लिस्ट के अंदर आते हैं, यानी भारत से टोटल 177 बिलियनियर बिलोंग करते हैं। और इन द लिस्ट ऑफ इंडियन बिलियनियर्स अंबानी की जी के बाद जो है दूसरे टॉप के बिलियनियर हैं वो कौन है? अडानी ग्रुप्स के गौतम अडानी और फैमिली। ठीक है, इसी के ऊपर थंबनेल था तो मैंने थंबनेल में इधर की साइड इलॉन मस्क का फोटो है, आप लोगों को मालूम होगा, फिर उसके बाद अडानी, उसके बाद मुकेश अंबानी, है ना। ना चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। यूएसए ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है और उसके अंदर बताया है कि इंडिया के अंदर जो फ्रीडम है वो काफ़ी कम हो चुका है, लोगों के पास छूट नहीं है। इंडिया एक फ्रीडम से अब कहलाता है पार्शियली फ्रीडम अकॉर्डिंग टू दी यूएस रिपोर्ट। तो यूएस ने अपनी रिपोर्ट जारी करी, उसमें बोला इंडिया अब पार्शियली फ्री है, यानी अब पूरी तरह से फ्री नहीं है, वहाँ पर लोग फ्री नहीं है, पार्शियली फ्री है। उसके पीछे क्या क्या रीज़न है मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा, उससे पहले जान लेते हैं ये कौन सी रिपोर्ट है। फ्रीडम्स इन इंडिया जो है वो रिड्यूस हो चुका है, ये एक रिपोर्ट आई है यूएस की, फ्रीडम हाउस 2021 की रिपोर्ट, और उसके द्वारा बताया गया इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक फ्रीडम जो है रिड्यूस हुआ है। तो इंडिया का स्कोर की बात करें तो 100 आउट ऑफ 67 स्कोर है इस बार, पहले जो है 71 था। अब याद रखना, आप सोचोगे ये स्कोर तो बढ़िया है, नहीं, ये स्कोर है, रैंक नहीं है, ये रैंक नहीं है, ये स्कोर है। तो इंडिया का स्कोर आप देख पाओगे 100 में से 67 है और पहले हुआ करता था 71, यानी स्कोर जितना कम होगा उतना बेकार है, उतनी बेकार रैंक पर है। तो इंडिया 67 पर बिलोंग कर रहा है, यानी पहले बढ़िया था, अब जो कि थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो फ्रीडम है वर्ल्ड 2021 के अंदर
तो डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी सप्रेस करी गई है, बात करी जा रही है यहाँ पर। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करा गया। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। जैसे कि अभी आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारा प्रोटेस्ट वगैरह होता है, इन सब को कम करने की कोशिश करी गई है। अगर कोई यहाँ पर किसी के ऊपर प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलता है, निकाल कर उसके ऊपर चार्ज लगा दिया जाता है, सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है, देशद्रोह का चार्ज लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम है उसको सप्रेस करा जा रहा है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है मुस्लिम्स के बारे में। तो इस रिपोर्ट के अंदर यूएस ने ये चीज़ देखी, जब वायरस फैल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे थे कि हाँ इनकी वजह से ये वायरस फैल रहा है। तो जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें करी गई हैं इस रिपोर्ट के अंदर, जो कि हम लोग आगे और बातें नहीं करने वाले। यहाँ पे आप एक ही पॉइंट देख सकते हो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर यूएस ने मेंशन करी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूएसए की क्या हालत है, तो यूएसए भी 3 पॉइंट आप कह सकते हो गिर चुका है नीचे, और यूएसए की रैंक है 100 आउट ऑफ 83। ठीक है, मतलब 83, मतलब 100 में से 83 रैंक है इसकी। ठीक है, तो यूएसए की। उसके बाद चाइना की बात करें तो चाइना, आप यहाँ पर रैंक देखोगे 100 में से 9 नंबर मिले हैं चाइना को। यानी चाइना को तो फ्री ही नहीं बोला है, यानी कि चाइना के अंदर तो फ्रीडम है ही नहीं, नॉट फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है चाइना को इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। बात करी गई है वर्ल्ड हेयरिंग डे के बारे में। हेयरिंग आप समझ सकते हो, सुनना, है ना। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड हियरिंग डे को। 3 मार्च 2021 में इसको सेलिब्रेट करा गया। और जिन लोगों को सुनाई नहीं दिया जाता है, सुनाई नहीं देता है, उन बेसिकली उनके ऊपर फोकस किया गया है। तो जो वर्ल्ड हियरिंग डे है इसको 3 मार्च को हम लोग मनाते हैं हर साल, नोट डाउन कर लो। और ये क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हम जागरूकता फैला सकें कि किस तरीके से, जब जिन लोगों को सुनाई नहीं दिया जाता, देता है, उनको हम किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं, उनको हम किस तरीके से उनके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, उनके प्रति हम लोग क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जिनको सुनाई नहीं दिया जाता है और डीफनेस, आप कह सकते हो जो डीफ पीपल होते हैं, उन लोगों को प्रिवेंट करने का काम करता है। ये डे पर हम लोग ये इन सब बातों को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थीम है, इस बार थीम 2021 का क्या है, हियरिंग केयर फॉर ऑल, यानी कि जितने भी डीफ पीपल हैं उनकी केयर करने के लिए यहाँ पर ये दिन को मनाया गया है। और ये जो डे 2021 वाला अब की बार मनाया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग लॉन्च करेंगे एक वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, WRH, ये वर्ल्ड रिपोर्ट हियरिंग को लॉन्च करा जाएगा। और इस रिपोर्ट में देखेंगे हम लोग किस तरीके से जो हियरिंग केयर दे सकते हैं डीफ पीपल को। ठीक है, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है, बेसिकली उनके ऊपर फोकस करने की बात करी गई है इस पर्टिकुलर डे को लेकर। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का 4th आर्टिकल, ये आर्टिकल हमने आज से 1-2 दिन पहले द हिंदू एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया था। बात करी जा रही है लाइट मशीन गन्स के बारे में। कौन सी गन है, नेगेव गन। तो नेगेव लाइट मशीन गन्स है, जिसको हम लोग LMG बोलते हैं। तो बेसिकली जो हमारी आर्मी है वो ये गन यूज़ करने वाली है। 6000 गन जो है हमारे पास आने वाली है। कहाँ से ले रहे हैं, इजराइल से ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे फ्रंट लाइन ट्रूप्स जो भी हमारे जवान हैं उन लोगों को चाहिए ये गन, जो भी बॉर्डर्स पे तैनात हैं। ठीक है, तो इस गन को हम लोग रिसीव करने वाले हैं जल्द ही। ओके, इस गन की आपने पिक्चर देखी ली है। नाउ अगर हम बात करें तो ये 6000 लेने वाले हैं, लेकिन जो डील जो हमारी हुई है वो टोटल हुई है 16,497 नेगेव लाइट मशीन गन की। ठीक है, तो बेसिकली इतने गन्स लेने हैं हमें, लेकिन उसमें से अभी हम लोग 6000 लेंगे और आने वाले टाइम पे मार्च 2022 तक बाकी बची कुछ गन्स भी हमारे पास डिलीवर कर दी जाएंगी। ओके, उसके बाद जो ये LMG है, ये कॉम्बैट प्रोवन वेपन है। ज़्यादातर पूरे दुनिया में इसी वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो लाइट मशीन गन है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है हमारे सोल्जर्स के लिए, और उनकी वेपन की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल, 5वां आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करी गई है हिमालयन सीरो के बारे में। हिमालयन सीरो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, आप लोग देख पाओगे। ये देखने को मिला है कहाँ पर, मानस टाइगर रिजर्व में, जो कि आसाम में है। आसाम से एक इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है भूटान का, वहाँ पर आप लोग देख पाओगे। उसी वाले साइड पर मानस बांसबरी माथंगुरी फॉरेस्ट है, वहाँ पर ये हिमालयन सीरो देखने को मिला है। ओके, तो ये जो हिमालयन सीरो है ये एक सब स्पीशी है। अगर हम बात करें हिमालयास की, इसका कॉमन नेम क्या है, तो इस तरीके की चीज़ें याद रखा करो, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम क्या क्या है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। कॉमन नेम क्या है इसका, हिमालयन सीरो। साइंटिफिक नेम क्या है,
कैप्रिकॉर्निस सुमात्रेंसी थार इसका साइंटिफिक नेम है। लोकल नेम है जिंगल येमू। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका अपीयरेंस के बारे में बताया गया है, इसका कैसा दिखाई देता है ये। तो गोट जैसे बकरी होती है, गोट विद लॉन्ग डंकी लाइक ईयर्स, ठीक है, गोट एक जैसा बकरा दिखाई देता है। उसके बाद साथ ही साथ बकरा और डंकी दोनों का आप देख पाओगे, दोनों का अपीयरेंस इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो गोट प्लस डोंकी का मिक्सचर, याद रखना गोट प्लस डोंकी का मिक्सचर है ये हिमालयन सीरो। तो इसके बारे में ध्यान रखना है आप लोगों को। थोड़ा सा अपीयरेंस वगैरह बताया गया है, लंबे बाल हैं और ये सारी चीज़ें हैं। नाउ अगर हम बात करें IUCN का स्टेटस, क्या ये प्रोटेक्टिव है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टेटस दिया गया है इसको, वो है नियर थ्रेटेंड, यानी कि खतरे में, खतरे के पास पास ही ये भी स्पीशीज जो है, ये प्रजाति है खतरे के आसपास है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो इसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं पहले, तो ये रिपीटेडली आया है तो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट बनता है। 6th आर्टिकल बात करी गई है सनसेट टीवी। है क्या बेसिकली, LSTV और RSTV। LSTV कौन सी है, लोकसभा टीवी, और RSTV मतलब राज्यसभा टीवी। दोनों को मिला दिया गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, मर्ज करके बना दिया है सनसेट टीवी। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे सनसेट टीवी आ चुका है। अभी अगर आप लोग UPSC एस्पिरेंट हो तो आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को बोला जाता है भाई RSTV के ऊपर फोकस करा करो, वहाँ की डिबेट सुना करो। भाई अब क्या देखना है, अब देखना है सनसेट टीवी, है ना। तो इस सनसेट टीवी के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, वो है रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं जिनका नाम है रवि कपूर। ओके, और उसका अगर हम बात करें, नवंबर 2019 में एक कमेटी हेड करी गई थी हमारे फॉर्मर प्रसार भारती चेयरमैन, एक प्रसार भारती के चेयरमैन थे जिसका नाम है सूर्य प्रकाश। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी साल 2019 के अंदर और एक रिपोर्ट सबमिट करी थी 2020 फरवरी 2020 में इसी चीज़ को लेकर। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों के ऊपर अमल हुआ है। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो सनसेट टीवी है इसके अंदर मर्ज हो चुके हैं दोनों, LSTV और RSTV। लेकिन जो शो होंगे, LSTV अपना टेलीकास्ट करेगा, RSTV अपने अपर हाउस का टेलीकास्ट करेगा। लेकिन अगर कभी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर सेशन एक चलेगा, मतलब इंटर सेशन होगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों के साथ में सेशन चलेंगे, तो क्या होगा, LSTV और RSTV दोनों मिलकर एक ही प्रोग्राम को शूट करेंगे, एक ही प्रोग्राम को टेलीकास्ट करेंगे। लेकिन जो लोकसभा टीवी होगा वो हिंदी में करेगा, राज्यसभा टीवी होगा वो इंग्लिश में प्रोग्रामिंग करेगा। ओके, तो ये था सिंपल सा आर्टिकल। ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है श्रीलंका के बारे में। 7th आर्टिकल है श्रीलंका का वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे श्रीलंका ये हमें सौंप रहा है, कह रहा है कि आ जाओ हमारे डेवलपमेंट कर लो हमारे यहाँ इस प्रोजेक्ट को लेकर। वह जब WCT प्रोजेक्ट है, ठीक है, चलो इसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। जो श्रीलंका ने बोला है ये इस वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट को जो है बनाएगा कोलंबो पोर्ट पर, किसके साथ, इंडिया और जापान के साथ मिलकर। पोर्ट क्या होते हैं बेसिकली, जिसे हम लोग बंदरगाह बोलते हैं, जहां पर कार्गो शिप्स होते हैं, ठीक है, शिप्स के ऊपर सामान वगैरह लादा जाता है। तो आप लोग देख पाओगे, पहले एक मैं ऐसा ही श्रीलंका का मैप बना दे रहा हूँ। तो इस तरीके का मैप है, ठीक है, श्रीलंका का मैप है। ये कौन सा साइड हो गया श्रीलंका का, ये हो गया ईस्ट साइड। ये कौन सा हो गया, वेस्ट साइड। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेस्ट कोस्ट टर्मिनल, ठीक है। तो कहाँ पे होगा, वो वेस्ट साइड पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो श्रीलंका का ये पोर्शन है, इधर की साइड ये टर्मिनल है, वो कहाँ पर है, वो आपको ये देखने को मिलेगा, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। सॉरी, मैंने यहाँ पर वेस्ट कोस्ट बोल दिया होगा। तो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल यहाँ पर है। और इसके बराबर में देखोगे आप CICT, तो ये चाइना का टर्मिनल पोर्ट है, ठीक है। चाइना ने भी यहाँ पर अपना बना रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें तो श्रीलंका के पास पहले से हम लोग गए थे, हम लोग पहले ही डेवलपमेंट करने वाले थे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का, यानी जो ईस्ट साइड पर है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे। लेकिन श्रीलंका ने उसको मना कर दिया था, जो वहाँ की राजपक्सा गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया कि हम लोग नहीं डेवलपमेंट करवाएंगे। और आप देख पाओगे अब कौन सा डेवलपमेंट करवा रहे हैं, अब करवा रहे हैं वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का, जो मैंने अभी दिखाया है मैप में। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वाला तो मना कर दिया था, ये वाला कह रहे हैं ये वाला डेवलप कर लो, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करी जा रही है। और कौन यहाँ पर जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनने वाला था, इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर रहे थे, अभी जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जो अमीर आदमी बने हैं, अडानी, ठीक है। तो अडानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन इस बार भी जो वेस्ट कोस्ट टर्मिनल होगा, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, कोस्ट याद आ रहा है यार, है ना। तो फिर वहाँ पर भी जो है यही अगर अच्छी तरीके से चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं तो फिर अडानी ही यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। और उसके बाद
जो इंडिया है उसके पास 85% तक स्टेक रहने वाला है इस पोर्ट का, ठीक है, 85% तक, मतलब कि क्या होगा, इंडिया के हाथ में रहेगा पूरी तरह से ये पोर्ट। लेकिन जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल वाला पोर्ट था, यहाँ पर क्या था, इसका 51% जो है स्टेक, यानी इस 51% तक जो होल्डर बन रहा था वो श्रीलंका बन रहा था, यानी कि वो श्रीलंका के कंट्रोल में रहता। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे 85% तक इंडिया और जापान के हाथ में रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। और जिस तरीके से चाइना के पास एक पोर्ट है, चाइना का भी श्रीलंका के अंदर एक टर्मिनल है, आप देख पाओगे, कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, CICT जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। इसके भी 85% तक आप कह सकते हो स्टेक होल्डर कौन है, वो चाइना खुद है। अब अगर हम बात करें इससे क्या फ़ायदा होगा, तो भाई यहाँ पर पोर्ट बना दिया है जो कि इंडिया के हाथ में है, ठीक है, बंदरगाह है जो कि इंडिया के हाथ में रहेगा। यहाँ पर सामान वगैरह होगा, यहाँ पे हम लोग ईजिली जो है सामान पहुँचा के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, अपना एक्सपोर्टिंग वगैरह में हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली उसी के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। उसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।